लोग कहते हैं कि श्राप सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन एक सवाल मैं करती हूँ। अगर किसी इंसान की आखिरी सांस नफरत, दर्द और बदले से भरी हो, तो क्या उसकी वो आखिरी इच्छा कहीं खो जाती है, या फिर वो किसी अंधेरे कोने में जिंदा रह जाती है, इंतजार करते हुए। हम अक्सर भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, लेकिन बद्दुआओं पर? क्या सच में किसी की बद्दुआ एक पूरी जिंदगी बदल सकती है, या फिर हर शराब के पीछे कोई ऐसा सच छुपा होता है जिसे समझने की हिम्मत हम कभी नहीं कर सकते? आज की कहानी एक ऐसे ही श्राप की है, जिसने एक पूरा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। So hi guys, this is your host cum dost Khushi, and I am back again with another spooky Saturday original। ये कहानी मुझे मेरे ही एक दोस्त ने सुनाई थी, और इसमें थोड़े से बदलाव मुझे करने पड़े क्लोजर के लिए। लेकिन हाँ, जो घटनाएं राजेश के साथ हुई वो बिल्कुल सच हैं। तो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो और दुनिया के थोड़े करीब आ जाओ, और सुनाती हूँ तुम्हें करण की खुद की देखी हुई ये कहानी, जो उसने मुझे सुनाई थी कुछ वक्त पहले। तो ये कहानी है राजेश की। राजेश, उसकी बीवी सुधा और उसकी बेटी तनु, ये सब एक मकान में बहुत ही प्यार से रहा करते थे। राजेश अपने आस पड़ोस में भी सबका बहुत चहीता था। हमेशा सबसे अच्छे से बात करना, सबसे तहजीब में रहना, और हमेशा अपने काम में, हर चीज में वो बहुत अच्छा था। तनु भी अपने स्कूल में बहुत अच्छा कर रही थी, और सुधा भी आस पड़ोस के हिसाब से बहुत अच्छी थी। उनका परिवार सबको बहुत पसंद था। उनके घर में उनके माँ बाप भी रहा करते थे, लेकिन कुछ वक्त पहले ही उन्हें अपने गांव की याद आने लगी। इसी वजह से वो अपने गांव में कुछ दिन के लिए रहने चले गए। हालांकि एक दिन तनु ने भी कहा अपने पापा से, पापा हम भी चलें गांव में, दादी दादाजी के पास, और वैसे भी यहाँ तो हम रहते ही हैं, तो कुछ वक्त के लिए वहाँ चलते हैं ना। तो राजेश ने तनु से कहा कि चलेंगे, हम भी चलेंगे, लेकिन पापा तो इस घर को ठीक करवाने नहीं देते। अब क्योंकि वो गांव में है, तो मैं ज़रा इस घर को थोड़ा ठीक करवा लूं। उनसे भी बचपन में खूब कहा करता था कि बाबा ये घर में टाइलें बिछवा लेते हैं, घर को थोड़ा मरम्मत करवा लेते हैं, लेकिन वो कभी नहीं माने। अब जब वो यहाँ नहीं है, तो पीछे से ये पूरा घर ठीक करवा लेता हूँ। उसके बाद जब वो आएंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। राजेश एक बहुत अच्छी नीयत से अपने बाबा को सरप्राइज देने की वजह से जल्दी से मजदूरों को ढूंढता है और काम पे घर को लगा देता है। घर की मरम्मत होने लगती है। तनु कहती है, पापा जल्दी से काम करवा लीजिए, फिर ना दादाजी को ना सरप्राइज देंगे। जिस घर में आखिर उन्होंने अपना बचपन बिता दिया, अपनी जवानी बिता दी, और अब बुढ़ापा भी, कहीं ना कहीं जब वो इसे मरम्मत होता हुआ देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ना। और सुधा भी कहती है, बहुत अच्छा लगेगा। शायद पहले पैसे की तंगी की वजह से उन्होंने घर को कभी सही नहीं करवाया, पर अब जब ये घर सुंदर हो जाएगा तो उन्हें वापस लेकर आएंगे, और तभी कुछ दिन के लिए गांव वाले घर में भी रह जाएंगे। और ऐसा कहने के बाद सब ठीक हो जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और घर का काम अच्छे से होने लगता है, लेकिन अब कुछ अजीब भी होने लगा था। राजेश, जो कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं लिया करता था, अब न जाने क्यों अपने ऑफिस से बहुत जल्दी आ जाता था। ऑफिस में भी सब उसे कहते कि मानो उसका काम में दिल ही नहीं लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश अपने काम में पक्का था, पर फिर अब अचानक उसे हुआ क्या था? पहले उसने कुछ दिन दफ्तर से जल्दी आना शुरू किया, और उसके बाद कुछ दिन बाद ही उसने दफ्तर जाना ही बंद कर दिया। ये सब देखकर सुधा बहुत परेशान थी। वो पूछती भी है कि आपको हुआ क्या है, आप मुझे बताइए, आप बीमार हैं, आपके आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं, आखिर बात क्या है?
राजेश बहुत परेशान भी रहने लगा था। तनु भी अपने पापा से पूछती है, पापा मुझे बता दीजिए, कोई बात है तो? आप इतना परेशान क्यों रहने लगे हैं? लगता है न जाने कितनी रातों से सोए तक नहीं हैं आप। क्या हुआ है? कोई बात है? राजेश उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता है और रात को वैसे ही घर से बाहर चला जाता है। कुछ वक्त बाहर रहने के बाद वो घर वापस आता है और कहता है, सुधा मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा। सुधा पूछती है, क्यों? पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ऑफिस नहीं जाएंगे मतलब? तो वो अपनी ही बीवी पर पहली बार चिल्लाकर कहता है, कहा ना नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? सुधा डर जाती है। उसने राजेश का ये रूप पहली बार देखा था। राजेश उसे डांटता नहीं था, उसे तो सख्त नफरत थी, तेज आवाज से, चिल्लाने से। तो आखिर आज क्या हुआ था? सुधा चुप हो जाती है और कमरे में चली जाती है। अब धीरे धीरे राजेश का रवैया बहुत खराब होने लगता है। जो राजेश अपने आस पड़ोस में अपने व्यवहार की वजह से ही इतना माना जाता था, अब वो किसी से बात ही नहीं करता था। उसने अपने घर तक में सबसे बातें करना बंद कर दिया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सुधा की हालत खराब हो गई। उसने देखा रात में जब वो और राजेश सो रहे थे तो राजेश एकदम अपने बेड पर बैठ गया और फिर चिल्लाने लगा, सुधा, सुधा कोई मेरा गला दबा रहा है, सुधा, सुधा, सुधा। और सुधा क्या करती? वो जल्दी से जागती है और देखती है कि कोई भी नहीं था वहां पे। राजेश खड़ा होता है, पर ये क्या? अचानक से उसके पैर उल्टे होने लगते हैं। सुधा ये देखकर घबरा जाती है। हड्डियों के चटकने की वो आवाज, उसके पैरों का वो यूं मुड़ना, आखिर ये सब हो क्या रहा था? सुधा बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर तनु भी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? और अपने पापा को उस हालत में देखकर मानो उसकी भी चीख निकल जाती है और वो सोच ही नहीं पाती है कि करना क्या है। उसके पापा के पहले पैर मुड़ते हैं, फिर हाथ, और फिर वो अजीब से तरीके से कुछ बोलने लगता है। इतने साल इस अंधेरे में सड़ने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें पता भी है कैसा लगता है जब तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुन सकता? कैसा लगता है जब तुम्हें जिंदा दफना दिया जाता है? मुझे उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने मुझे भूखा छोड़ दिया था, और अब मैं भी भूखा हूँ। सुधा और तनु ये देखते ही मानो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वहां क्या होता है उन्हें नहीं पता चलता। जब थोड़ी देर बाद सुधा की आंखें खुलती हैं तो देखती है आस पड़ोस के कुछ लोग उसके घर में थे और राजेश वो खुद बेड पर बेहोश। उसके बाद सुधा पूछती है, वो हुआ क्या था? वो कहाँ है? वो देखती है राजेश बेड पर था। ये देखकर पहले तो उसे एक राहत की सांस आती है, ठीक है ये। उसके बाद सारे पड़ोसी पूछते हैं, आखिर हुआ क्या था? चिल्लाई क्यों थी? तब जाकर सुधा जो कुछ भी हुआ था उसकी आंखों के सामने वो सब कह सुनाती है। कैसे राजेश इतने दिन से कुछ अजीब हो गया था, कैसे उसके पैर उसके सामने मुड़ गए थे बिल्कुल उल्टे, कैसे उसके हाथ, और फिर राजेश एक अजीब आवाज में बोलने लगा था। उसके बाद वो बेहोश हो गई। ये सब सुनने के बाद उसके पड़ोसी कहते हैं, आपको शायद इनके पिताजी को अब बुला लेना चाहिए, शायद
कुछ गलत जगह ये चले गए हों या कुछ हो गया हो इनके साथ। सुधा को भी याद आता है और वो अगले ही दिन अपने ससुर को फ़ोन मिलाती है और कहती है, प्लीज़ पापा आप घर आ जाइए, आपको नहीं पता इन्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये अजीब सी हरकत करने लगे हैं। रात को ये अजीब सी आवाज़ में बोलने लगे थे। एकदम से इनके हाथ पैर मुड़ गए थे और कहने लगे मैं वापस आ गया हूँ। पता नहीं इतने साल मैं अंधेरे में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ इस घर में वापस आ जाइए पापा, प्लीज़, और माँ को भी ले आइएगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये काम पे भी नहीं जाते हैं अब। और सुधा सब कुछ बता देती है उन्हें। उसके बाद उसके ससुर उसी दिन शाम तक घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब उन्होंने घर की मरम्मत हुई देखी तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई और बोले, सुधा ये घर कैसे ठीक हुआ? वो पापा हमने आपको सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज नहीं सुधा, इस घर की मरम्मत नहीं होनी चाहिए थी। पर पापा क्यों? राजेश कहाँ है? और वो देखते हैं कि राजेश बेसुध-सा उस बेड पर अभी भी पड़ा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे, खाल एकदम पतली, मानो शरीर बेजान, उसमें खून की कमी थी। कुछ तो बहुत गलत हुआ था राजेश के साथ। सुधा पूछती है, पापा हुआ क्या है, आप मुझे बताइए। हम तो आपको एक तोहफा देना चाहते थे घर की मरम्मत करा के, पर इन्हें क्या हुआ है मुझे नहीं पता। ये सब इस घर की वजह से हुआ है। घर की वजह से? पर हम तो यहाँ रहते आ रहे हैं ना पापा इतने वक्त से। घर की मरम्मत नहीं करानी चाहिए थी। पर प्लीज आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है। और तब जाकर उसके पिता कैलाश जी उसे सारी कही सुनाते हैं। ये बात बहुत साल पुरानी है, बहुत ज्यादा, जब इस जगह पे ये शहर नहीं था, ये कॉलोनी नहीं थी। बहुत सालों पहले जब एक गांव हुआ करता था, कच्ची जमीन, यहाँ लोग रहा करते थे, बहुत हंसते खेलते लोग। फिर इस जगह एक तांत्रिक आता है, कालनाथ। कहते हैं कालनाथ के पास हर बीमारी का इलाज था। न जाने कैसे लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। कालनाथ बेकार से बेकार बीमारी, हर चीज को ठीक कर दिया करता। कोई लापता है तो सब कालनाथ के पास जाते, किसी को कोई बीमारी है तो भी कालनाथ के पास। मानो हर चीज का उपाय था कालनाथ के पास। फिर गांव में सूखा पड़ता है, जिस वजह से गांव का प्रधान भी कालनाथ के पास जाता है और उसे कहता है कि वो कुछ तो करे वरना लोग भूखे मर जाएंगे। कालनाथ कहता है मैं सब ठीक करके दूंगा। उसके बाद कालनाथ कुछ क्रिया करता रहता है और कुछ वक्त बाद ही उस गांव में बच्चे गायब होने लगते हैं और हर दिन मानो एक बच्चा गायब हो रहा था। पिछले 7 दिन से 7 बच्चे, और कोई नहीं जानता था कि वो बच्चे जा कहाँ रहे थे। फिर गांव वालों ने गांव में गश्त देना शुरू किया। फिर एक दिन लोगों ने देखा कि कालनाथ अपने घर के पीछे बने उस कुएं में कुछ कर रहा था। वहां एक बच्चा भी था और सबका शक उस दिन यकीन में बदल गया कि गांव के सूखे को दूर करने के लिए शायद कालनाथ बच्चों की बलि दे रहा था। गांव की भीड़ पागलों की तरह कालनाथ के ऊपर टूट पड़ी। कालनाथ कहता रहा कि मुझे तो खुद ये बच्चा यहाँ मिला है, मैं तो खुद यहाँ देखने आया था। पर कोई कालनाथ पर भरोसा नहीं करता। कालनाथ चीखता है, चिल्लाता है, पर मानो कोई नहीं सुनता। गांव वालों से बहुत मारते हैं, बहुत। उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। और उसके बाद जिन भी बच्चों के माँ बाप जिनसे उनके बच्चे छिन गए थे, वो अपने बदले की आग में कालनाथ को उस कुएं में ढकेल देते हैं, लेकिन मरा हुआ नहीं, अधमरा। कालनाथ चीखता है, चिल्लाता है और कहता रहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और कुछ दिन बाद जब लोग उस कुएं में वापस आते हैं तो देखते हैं कि कालनाथ
अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और तब वो कहता है कुछ ऐसा जिससे उस गांव की पूरी नियति बदल जाती है। रुको, छोड़ो मुझे, सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं लिया, मैं तो उन्हें बचा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने कभी सच जानना ही नहीं चाहा। ठीक है, आज तुम मुझे इस कुएं में फेंक रहे हो, लेकिन याद रखना, जिस अंधेरे में मैं लड़ रहा था, अब वही अंधेरा तुम्हारे घरों में रहेगा। मेरी सांसें यहीं खत्म होंगी, लेकिन मेरी भूख नहीं। मेरी मौत यहीं होगी, लेकिन मेरा श्राप नहीं। मेरी जमीन पर जो भी अपना घर बनाएगा, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। उसकी नींद मेरी होगी, उसका शरीर मेरा होगा, और एक दिन उसकी आत्मा भी मेरी होगी। मगर कालनाथ के मरने के बाद भी जब बच्चों के मरने का सिलसिला जारी रहा, तब जाकर पता चला कि बच्चों की मौत तो प्रधान की वजह से हो रही थी। किसी और तांत्रिक के साथ मिलकर गांव के सूखे को दूर करने के लिए वही ये बलियां दे रहा था, और उन्होंने ही मिलकर कालनाथ को फंसाया था। न गांव में वो सूखा दूर हुआ, बल्कि कालनाथ का श्राप जाग गया। उसके बाद गांव में लोगों की अजीब तरीके से मौत होने लगी, बहुत ही अजीब तरीके से। फिर जैसे तैसे करके उस कुएं को बंद कर दिया गया। उसके बाद गांव में बाढ़ आई, काफी मलबा रह गया। फिर धीरे धीरे इस जगह को ठीक करवाया सरकार ने। उसके बाद यहाँ पर ये शहर बसाया गया, और जिस जगह हमारा घर है वहीं वो कुआं था। और जिस पंडित ने ये पूजा की थी, उसी पंडित ने इस जगह घर बना लिया। हमारे पर दादाजी, उन्होंने ये राज हमारे परदादा को बताया, और फिर मेरे परदादा ने मेरे दादा को, और ऐसे ही ये बात मुझ तक पहुंची। इसीलिए इस घर की मरम्मत नहीं करानी थी, क्योंकि अगर हम इस घर की मरम्मत कराते तो वो कुआं और कालनाथ शायद आजाद हो जाते। मेरे पीछे से पर राजेश ने उसे आजाद कर दिया, और अब वो कालनाथ न जाने क्या करेगा। और जब कैलाश जी की ये कहानी खत्म होती है तो सुधा रोने लगती है, बिलख बिलख कर रोने कि अब किया क्या जाए। मैं राजेश को इस हालत में नहीं देख सकती। कुछ तो कीजिए पापा, कुछ तो कीजिए, वो मर जाएंगे। सुधा का रोना खत्म भी नहीं हुआ था, तब तक राजेश के कमरे से आवाजें आने लगती हैं, बेहद डरावनी और खौफनाक। कोई अंदर से हंस रहा था और धमकियां दे रहा था। आ गया कैलाश, तू जानता है ना क्या हुआ था उस रात? तू जानता है, मुझे गलत समझा गया था। मैं राक्षस नहीं था, लेकिन अब मैं वही बन चुका हूँ। देख रहा है कितना आसान है इंसान को राक्षस बनाना। पहले उसने मुझे कुएं में बंद किया, फिर सालों तक मेरे साथ अंधेरा रहा, और अब वो अंधेरा आजाद है। तुझे अपने साथ ले जाऊंगा कैलाश, फिर तेरी बेटी, फिर तेरा पड़ोसी, और फिर इस पूरे मोहल्ले को एक एक करके सबको नीचे खींचूंगा, उसी अंधेरे में जहां से मैं लौटा हूँ। क्योंकि मैं मरा नहीं था, मैं बस इंतजार कर रहा था। और ये सारी आवाजें सुनकर पड़ोसी फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इस बार मंजर बहुत भयानक था। जिस कमरे में राजेश था, उसकी खिड़की से बाहर का भी सब दिखता था। लोगों ने वहां देखा, जब उन्होंने उसके कमरे में झांका कि राजेश के पैर उल्टे थे, हाथ भी, और मानो कोई उसे उस दीवार पर घसीट रहा था। वो दीवार पर चिपका हुआ था,
छोड़ना मत, छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, छोड़ना मत। उसके चेहरे पर किसी के नाखूनों के निशान थे, या शायद उसने खुद ही अपना चेहरा नोच लिया था, पता नहीं। पर जो भी था बहुत भयानक था। कैलाश ने भी ये मंजर देखा और उसकी भी रूह कांप गई। पड़ोस में सबको समझ आ गया कि राजेश के साथ कुछ बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत। कई जगह इलाज करवाया गया राजेश का, कई सारे मंदिर, सब जगह ले जाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही राजेश की मौत हो गई। इस सब के बाद तनु और उसकी माँ सुधा अपने दादी दादा के साथ उस घर को वहां से छोड़कर चली जाती है, जिस घर में उसके पापा की यादें थी, जिस घर में वो बड़ी हुई थी। लेकिन उस तांत्रिक के श्राप की वजह से वो घर बंद कर दिया गया। अब उस घर में शायद कोई नहीं रहता। और ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई, करण ने। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ी, लेकिन जितने भी किस्से हुए थे, राजेश के चुप रहने से लेकर उसके चेहरे पर वो नाखून के निशान और उसका दीवार पर लटकना, चलना, ये सब कुछ उसके पड़ोसियों ने अपनी आंखों से देखा था। ये सब कुछ सच था। हालांकि कहानी को एक ख़त्म करने के लिए, उसे क्लोजर देने के लिए मुझे थोड़ी सी बैक स्टोरी इसमें ऐड करनी पड़ी, पर इस कहानी की घटनाएं बिल्कुल सच हैं। राजेश के साथ ये सब क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मुझे अधूरी कहानियां सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए इस कहानी को मैंने अपने तरीके से पूरा कर दिया। तो मिलूंगी तुमसे किसी और स्पूकी सैटरडे की नई कहानी के साथ। तब तक मैं चलती हूँ और तुम भूत प्रेत से दूर ही रहना। एंड ऑल्सो बाय द वे, थैंक यू करण। इसके अगली बार जो भी मैं कहानी तुम्हें सुनाने वाली हूँ वो भी मुझे करण ने ही सुनाई है, तो दोनों कहानियों का श्रेय मैं उसी को देती हूँ। मैं तुमसे मिलूंगी किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो इस कहानी में जो भी आवाज़ है तांत्रिक वगैरह की, वो मुझे विशाल ने दी है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच विशाल। आई मीन मैं सीरियसली कभी भी चली जाती हूँ, उसे कुछ भी बोल देती हूँ कि भाई ये काम कर दे, एंड ही नेवर सेज नो। तो मतलब बिग डील, थैंक यू सो मच। किसी को वैसे कोई मिमिक्री वगैरह का काम हो तो तुम मुझे बता देना, पर हाँ तुमसे चार्ज करेगा वो, ठीक है? मुझसे फ्री में करता है क्योंकि मेरा तो भाई है ना छोटा, ठीक है? बट हाँ, जनरली इज़ अ वेरी गुड लाइक मिमिक आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो तुम्हें इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट हिम वाया मी, ओके? चलो मैं चलती, मेरा गला बैठ गया, बाय बाय।